सो good morning to you all beta. So today we are going to continue the moving average method. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मूविंग एवरेज मेथड हम लोगों ने ऑड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए किया था. नाउ लेट अस सपोज अगर हमारे पास मूविंग नंबर ऑफ वी नीड टू फाइंड आउट द मूविंग एवरेज मेथड हम लोगों ने अप्लाई करना है और वो मूविंग एवरेज नंबर हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो इवन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए. तो अगर इवन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हम लोगों ने मूविंग एवरेज मेथड फाइंड आउट करना है तो किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है. आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल. हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास ईयर है, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल कंसीडर किया था. यहां पर मैं ईयर कंसीडर कर लेता हूं 1995, 1996, देन 1997, उसके बाद 1998, 1999, then 2000, and after that again 2001 and 2002. लेट अस सपोज हम लोग ये ईयर्स कंसीडर कर लेते हैं और उसके बाद किसी कंपनी की एनुअल सेल कंसीडर कर लेते हैं. एनुअल सेल. अब अगर एनुअल सेल कंसीडर करनी है तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम लोग इसको x1 x2 कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस कंसीडर दिस इज x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8. अब पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए ऑड नंबर ऑफ ईयर्स है. पिछले लेक्चर में 3 इयर्स के लिए हम लोगों ने मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है या 5 इयर्स के लिए मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो क्या तरीका है. अब मान लीजिए यहाँ पर मूविंग एवरेज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है 4 इयर्स के लिए. 4 इयर्स, 6 इयर्स, 8 इयर्स एटसेट्रा. बट जनरली 8 इयर्स का क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, 6 इयर का भी लेंथी हो जाता है. हमारे पास ज्यादातर 4 इयर्स की मूविंग एवरेज फाइंड आउट करने के लिए होता है. अब क्योंकि 4 हमारे पास इवन नंबर ऑफ इयर्स है तो अब इसको देखिए किस तरह से फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, एक नया कॉलम बनाते हैं 4 इयर्स मूविंग टोटल. 4 इयर्स मूविंग टोटल. अब बेटा बात वही है, हम लोगों ने 4 टर्म्स को ऐड करना है. यहाँ पर हमारे पास ये 4 टर्म्स हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4. लेकिन अब यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने इसको लिखना कहाँ है. जैसे वहां पर हम लोग 3 इयर्स का लेते थे 1 2 3 और सेकंड टर्म के सामने लिखते थे. इसी तरह से अगर 1 2 3 4 5 ले लेते तो थर्ड टर्म के सामने हम लोग टोटल लिखते थे. लेकिन अब अगर हम लोगों ने 4 इयर्स का करना तो क्या करना, देखिए 1 2 3 4 ऐड करने के बाद टोटल हमने सेकंड और थर्ड के बिल्कुल सेंटर में लिखना है. सेकंड और थर्ड टर्म के बिल्कुल सेंटर में लिखना है. इट विल कम आउट टू बी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4. ठीक है. इसी तरह से इफ वी वांट टू फाइंड आउट नेक्स्ट x2 x3 x4 x5, तो अब की बार जो टोटल लिखना है बेटा ये x3 का टोटल बिल्कुल सेंटर में हम लोगों ने जो करना है इसके बिल्कुल सेंटर में लिखना है. x3 x4 वगैरह के बिल्कुल सेंटर में हम लोगों ने टोटल लिख देना है. अब इसके बाद यहां पर हम लोग लिख देंगे x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5. अब इसी तरह से हम लोग आगे की तरफ चलते जाते हैं. जैसे जैसे हमारे पास टर्म्स बढ़ती हैं वैसे वैसे हम लोग क्या है इनके टोटल्स करते जाते हैं. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट अस सपोज सो बेटा जी 4 इयर्स इवन नंबर ऑफ इयर्स के लिए अगेन x1 x2 x3 x4 और सिमिलरली x2 x3 x4 x5 इनको ऐड करके x3 और x4 के बीच में बिल्कुल सेंटर में हम लोगों ने आंसर लिखना है. इसके बाद हमारे पास x3 से शुरू होता है x7 तक, 3 4 5 6 तो 6 तक जाएगा. और वी हैव टू राइट डाउन आंसर इन बिटवीन ऑफ x4 एंड x5. x4 और x5 के बीच में हम लोग आंसर लिखेंगे x3 x4 x5 एंड x6. इसी तरह से फिर नेक्स्ट हमारे पास यहां से शुरू होकर x5 और x6 के बीच में आएगा x4 x5 x6 and x7, and then last one we are going to start from x5 and we are going to write down answer in between x6 and x7, that is x5 x6 x7 and x8. अब इससे आगे हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि अगर x6 से स्टार्ट करेंगे 6 7 8 हमारे पास सिर्फ 3 टर्म्स बच जाएंगी तो चौथी टर्म हमारे पास रहेगी नहीं. तो दैट इज व्हाई यहीं पे हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा. इवन ईयर्स के लिए मूविंग एवरेज और ऑड ईयर के मूविंग एवरेज का डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो हम लोग बिल्कुल मिडिल मोस्ट टर्म के आगे आंसर लिखते हैं.
लेकिन यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम लोग सेकंड और थर्ड के बिल्कुल सेंटर में इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास 4 ईयर मूविंग एवरेज का कॉलम, 4 ईयर मूविंग एवरेज का कॉलम। अब बेटा क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, जब एवरेज फाइंड आउट करनी है तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उतने से डिवाइड करना होता है। तो इसका मतलब जो ये टर्म हमारे पास आंसर आई है, we will divide it with x1, x2, x3, x4 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली अगली टर्म x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 के साथ 4 के साथ डिवाइड करेंगे, और उसके बाद x3, x4, x5 और x6 इसको भी हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट और इससे नेक्स्ट टर्म लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस और आता है ऑड नंबर ऑफ ईयर्स और इवन नंबर ऑफ ईयर्स में। इसके बाद ऑड नंबर ऑफ ईयर्स में हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन जब इवन नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं एक कॉलम और बनाना होता है, और वो कॉलम होता है 4 इयर्स सेंटर्ड मूविंग एवरेज, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। एक और कॉलम बनाना होता है 4 इयर्स सेंटर्ड मूविंग एवरेज, या इसको हम लोग 4 इयर्स मूविंग सेंटर्ड एवरेज भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज या 4 ईयर मूविंग सेंटर्ड एवरेज। अब इसके बाद 4 ईयर मूविंग एवरेज के बाद हम लोगों ने जब सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालना है ना, तो क्या करना है, जितना इसका आंसर आया और जितना इसका आंसर आया इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, एंड यू हैव टू राइट डाउन आंसर इन बिटवीन दीस टू वैल्यूज। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करके जितना आंसर आएगा यहां पर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, और उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, एंड दैट विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इवन नंबर में पहली बार डिफरेंस क्या होता है कि बिल्कुल मिडल में वैल्यू लिखनी होती है, और उसके बाद एक नया कॉलम बनाना होता है 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज के लिए। वो जितनी भी मूविंग एवरेज आई होती है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके लिखना होता है, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शनल पार्ट फॉर दिस 4 ईयर मूविंग सेंटर्ड एवरेज या 3 ईयर मूविंग सेंटर्ड एवरेज। मतलब ऑड नंबर ऑफ मूविंग एवरेज आ जाता है या इवन नंबर ऑफ मूविंग एवरेज आ जाता है, तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। So based on this concept, so let us start exercise 11.2. We are going to start from the very second question, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ हम लोगों को 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा है, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है वहां पे हम लोगों को ये भी कहा हुआ है कि कैलकुलेट 3 इयर्स या 3 डे मूविंग एवरेज एंड आल्सो डिस्प्ले देम ग्राफिकली, तो उसमें ग्राफिकली भी हम लोगों ने शो करना है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.2. Now let us start exercise 11.2 based on this time series moving average method. Second question बेटा हम लोगों को यहाँ पे ये कहा गया है that calculate the number of letters in 100, the number of letters in 100 posted in a certain city on each day for a week is given as follows. Calculate the 3-day moving average. Calculate the moving average and display them graphically. अब यहाँ पे हम लोगों को डाटा गिवन है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज के लिए बात की जा रही है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डेज, और डेज हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे, और उसके बाद संडे। मंडे से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं कहा हुआ कि उन्होंने मंडे से स्टार्ट करना है या कहाँ से स्टार्ट करना है। सो वीक हमारा जनरली मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं मंडे से लिख रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट इसके ऊपर हेडिंग लिखते हैं नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड, नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड। अब जो लेटर्स पोस्टेड है दिस वाज 35, 70, आफ्टर दैट 36 एंड देन 59, 62, 60 एंड 70। ये हम लोगों को डाटा गिवन है। अब यहाँ पे हम लोगों को ये कहा गया कैलकुलेट द 3-डे मूविंग एवरेज एंड डिस्प्ले देम ग्राफिकली। अब 3-डे मूविंग एवरेज निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाते हैं 3-डे मूविंग टोटल। सबसे पहले 3-डे मूविंग टोटल हम लोग लिखेंगे, और उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि 3-3 टर्म्स को ऐड करके लिखना है। ये 3 टर्म्स ऐड करके आंसर हम लोगों ने जो मिडिल मोस्ट टर्म है उसके आगे लिखना है।
जब इन तीनों को ऐड करते हैं ये आ जाता है 71 प्लस 70 141। उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स इन तीनों को ऐड करके आंसर 36 के आगे लिखना है। सो इसका टोटल बेटा हमारे पास आता है 165। ये 3 टर्म्स को ऐड करना है। आफ्टर दैट स्टार्ट फ्रॉम दीज 3 टर्म्स एंड राइट डाउन द आंसर अगेंस्ट 59। इन तीनों को ऐड करते हैं 62 प्लस 36 98 और 98 प्लस 59 हमारे पास आंसर आता है 157। आफ्टर दिस स्टार्ट फ्रॉम दिस 59 टू 60 ये आ जाएगा 122 और 59 it will come out to be 181 and after that these 3 last terms 62 plus 60 again 122 plus 71 answer comes out to be 193। ये हमारा आ गया बेटा जी 3 डे मूविंग टोटल। अब इसके बाद we need to find out 3 डे मूविंग एवरेज। तो यहां लिखेंगे 3 डे मूविंग एवरेज। अब बेटा जी जब मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है तो जिस नंबर्स का फाइंड आउट करना है उस नंबर से ये जो टोटल नंबर्स आए हैं इससे डिवाइड कर देना है। अगर 3 डे करना है तो 3 से डिवाइड कर देना है, 5 डे करना है तो 5 से डिवाइड करना है, 4 से करना है तो आप लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। सो 141 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं बेटा हमारे पास आंसर आता है 47। सिंपल सी बात है, डिवाइड बाय 3 कर देना है इसको यहाँ पर। सिमिलरली 165 को डिवाइड बाय 3 करते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है 55। उसके बाद 157 को 3 से डिवाइड किया ये आ जाएगा 52.33 52.33 हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड सिमिलरली इसको 181 को 3 से डिवाइड करते हैं 60.33 193 3 से डिवाइड किया 3 6 180 उसके बाद 4.33 64.33 हमारे पास इस तरह से इसका मूविंग एवरेज आ जाता है। अब ये क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया था कि मूविंग 3 इयर्स मूविंग एवरेज भी फाइंड आउट करना है एज वेल एज वी नीड टू फाइंड आउट 3 ईयर मूविंग एवरेज ग्राफ भी हम लोगों ने ड्रॉ करना है। सो फर्स्टली यू नीड टू नोट डाउन दिस, उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो फॉर जब हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना बेटा 3 इयर्स मूविंग एवरेज का एक्चुअल वैल्यू और 3 ईयर मूविंग एवरेज की वैल्यू भी हम लोगों ने लेनी है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सी हियर दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं। स्टार्ट करना है हम लोगों ने डे से, तो नीचे की तरफ हम लोग डेज लिख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली हमारी जो मूविंग एवरेज और हमारा जो टोटल है वो हम लोग 10-10 का डिफरेंस ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड देन 80। क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 71 आ रही है तो मैक्सिमम हम लोग 80 तक ले लेते हैं। यहां पर हम लोग लिख लेंगे डेज और यहां पर हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड, या नंबर ऑफ लेटर्स लिख लीजिए या नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड लिख लीजिए। ठीक है जी, नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड। अब सबसे पहले हम लोग क्या है कि जो एक्चुअल वैल्यू थी उसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। मंडे को हमारे पास से 35 लेटर पोस्ट हुए तो मंडे और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 35 हम लोग ग्राफ के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एंड देन ट्यूसडे के लिए हमारे पास वैल्यू 70 थी, सो वी वर गोइंग टू ड्रॉ हियर 70। देन वेडनेसडे 36, यहाँ 35 से जस्ट अबव आप लोगों ने ड्रॉ करना है वेडनेसडे के अगेंस्ट। ठीक है। देन थर्सडे 59, थर्सडे ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास आ जाती है, 60 से जस्ट बिलो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। फ्राइडे 62, दिस इज फ्राइडे और 62 जस्ट अबव। देन सैटरडे 60 यहां पर हो जाएगा और उसके बाद सैटरडे 60 यहां पर। एंड देन संडे इज 71, तो ये अप्रोक्सीमेटली सबसे ऊपर यहां पर चला जाएगा। ठीक है जी। अब ये तो हुआ एक्चुअल वैल्यूज, तो सबसे पहले आप लोग एक्चुअल वैल्यूज का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्चुअल वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यूज का ग्राफ है ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रॉ किया है हम लोगों ने यहाँ पर। अब इसके बाद वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज के लिए हमारे पास जो लास्ट कॉलम में आंसर आया था उसकी वैल्यूज हम लोगों ने ड्रॉ करनी है।
अब देखिए फर्स्ट वैल्यू वाज 47, लेकिन दैट वाज अगेंस्ट ट्यूसडे। तो हम लोग जो मूविंग एवरेज का ग्राफ है वो ट्यूसडे से शुरू करेंगे और ट्यूसडे के लिए 47 अप्रोक्सीमेटली हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद देन वेडनेसडे के अगेंस्ट 55 वैल्यू थी, वेडनेसडे के अगेंस्ट 55 वैल्यू वी कैन ड्रॉ हियर। आफ्टर दैट थर्सडे के अगेंस्ट वैल्यू थी 52.33, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहां पर आ जाएगी 52.33। फ्राइडे को वैल्यू थी 60.3, 60.3 जस्ट अबाउट यहां पर, ठीक है, इस तरह से। एंड देन सैटरडे 64.3, इससे थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा। अब क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ बेटा एक ही ग्राफ के ऊपर ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं, चाहे तो आप दो डिफरेंट कलर के पेन यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एक ग्राफ आपने ब्लू पेन से ड्रॉ किया, दूसरा ग्राफ आप लोग रेड पेन से ड्रॉ कर सकते हैं या ब्लैक पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो एक सिंपल सा मेथड होता है, हम लोग इस तरह से डॉटेड लाइन से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। इस तरह से मेरा ग्राफ जो है ड्रॉ हुआ है एंड दिस इज। तो यहाँ पर अगर मेंशन करना होगा तो हम लोग ऊपर मेंशन भी कर सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज एक्चुअल वैल्यू एंड जो डॉटेड लाइन है दैट इज मूविंग एवरेज वैल्यू, ठीक है जी। सो इस तरह से बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को ये कहा होता है वी नीड टू फाइंड आउट 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज या 4 ईयर मूविंग एवरेज एंड हेंस डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली इस तरह से आप लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो जो इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन हैं जिसमें हम लोगों को आइदर 3 इयर्स का मूविंग एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा है या 4 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो 5 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो सारे के सारे ऑड नंबर ऑफ इयर्स हैं जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया सेकंड क्वेश्चन, सिमिलरली उसी तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हम लोगों के पास 4 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा है। और जब 4 ईयर मूविंग एवरेज के लिए फाइंड आउट करना है, हाउ वी नीड टू फाइंड आउट, सी हियर इन द क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को ये कहा गया है कि कैलकुलेट एज्यूमिंग 4 ईयरली साइकिल एंड कैलकुलेट द ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जो ये डाटा गिवन है इसमें हम लोगों ने मूविंग एवरेज का ट्रेंड फाइंड आउट करना है। तो बात वही है। अब यहाँ पे क्योंकि 4 इयर्स का है तो हम लोग 4 टर्म्स को ऐड करेंगे, लेकिन लिखेंगे बिल्कुल मिडल में। जैसे 1 2 3 4 टर्म को ऐड किया तो आंसर हम लोग सेकंड और थर्ड के बीच में लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 4 इयर्स मूविंग टोटल, 4 इयर्स मूविंग टोटल। इट विल कम आउट टू बी, देखिए पहली 4 टर्म्स को ऐड करना है, 12 25 37 39, ये हमारे पास आ जाता है 76 और 154। तो ऐड करके देखिए ये सेकंड और थर्ड टर्म के बिल्कुल सामने लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल सेंटर में। सो इट्स टोटल इज 130। उसके बाद अगली 4 टर्म्स, ये 4 टर्में लिखनी है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और आंसर जो है थर्ड और फोर्थ के बीच में लिखना है। और इन सब का जब हम लोग टोटल करते हैं बेटा हमारे पास आ जाता है 188। एक्चुअल में मैंने ये सारा कैलकुलेशन वगैरह की हुई है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो, अदरवाइज अपना खुद सॉल्व करके भी देख सकते हैं। आफ्टर दिस फ्रॉम दिस थर्ड टू 7 एंड वी आर गोइंग टू राइट डाउन आंसर बिटवीन 54 एंड 70, और इसका टोटल बेटा हमारे पास आता है 250। सिमिलरली अगली 4 टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म्स यहां से स्टार्ट होकर यहां तक हैं, 70 और 87 के बीच में आंसर लिखना है एंड इट्स आंसर इज 316। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 54 से हो चुका है तो 70 से स्टार्ट करते हैं, और यहां पे आंसर वी आर गोइंग टू राइट डाउन बिटवीन 87 एंड 105 एंड इट्स टोटल इज 362। सिमिलरली नेक्स्ट टोटल यहां पर आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 374 एंड नेक्स्ट टोटल यहां पर आ जाएगा 100 और 82 के बीच एंड इट्स टोटल इज 352। तो ये हमारे पास 4 ईयर मूविंग टोटल आ जाता है। अब इसके बाद 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है, 4 इयर्स मूविंग एवरेज, 4 इयर्स मूविंग एवरेज। अब जब 4 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है बेटा, सिंपल सी बात है, इनको 4 से डिवाइड करना है। एवरेज का मतलब ये है कि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे डिवाइड करना है। 3 है तो 3 से डिवाइड करना है, 5 है तो 5 से डिवाइड करना है, 4 है तो 4 से डिवाइड करना है।
और जब 130 को 4 से डिवाइड करते हैं बेटा, इसका आंसर आता है 32.5। 188 को 4 से डिवाइड करते हैं बेटा, इसका आंसर आता है 47। 250 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 जा 2 जा 0.5, 62.5 आ जाता है। आफ्टर दैट दिस इज 79, ये आ जाता है 90.5। 362 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 90.5, and this is 4 9s are 393.5, and last one 352, its answer is 88। यहां पर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, और जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आंसर आता है। और मैंने अभी लेक्चर में पहले भी बताया है कि जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ ईयर्स का आता है, उसके बाद फिर हम लोग एक सेंटर्ड एवरेज भी फाइंड आउट करते हैं। तो सेंटर्ड एवरेज के लिए लिखेंगे 4 years centered moving average, 4 years centered moving average। और जब 4 years centered moving average निकालनी है तो क्या करना है, ये दोनों टर्म्स को ऐड करके इन दोनों के बीच में आंसर लिखना है। और एवरेज के लिए क्या करना है, दोनों टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 47 plus 32.5, that is 79.5 divided by 2। ठीक है जी। अगला 47 और 62.5 को ऐड करना है, ये आ जाता है हमारे पास 109.5 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट 62.5 और 79 को ऐड करना है, तो ये हमारे पास बेटा आ जाता है 141.5 डिवाइडेड बाय 2। 79 plus 90.5, 169.5 divided by 2। ठीक है जी। आफ्टर दिस 90.5 और 93.5, ये हमारे पास आ जाता है 184 डिवाइडेड बाय 2। 93.5 प्लस 88, ये आता है 181.5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद इसका आंसर लिखना है। सो 79.5 डिवाइडेड बाय 2, 39.75। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाता है 54.75, 54.75। दिस इज 70.75। 141.5 कितना हो जाएगा, 70.75। दिस इज 84.75, 92, और ये आ जाएगा 90.75। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट 4 years सेंटर्ड मूविंग एवरेज। और जब बेटा ग्राफ बनाना है, वैसे तो इस क्वेश्चन में कहा नहीं है ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले एक्चुअल वैल्यूज का ग्राफ बनाना है, और उसके बाद यहां पर ग्राफ बनेगा 4 years सेंटर्ड मूविंग एवरेज का, 4 years सेंटर्ड मूविंग एवरेज। और बेटा अगर आप ध्यान दें तो 4 years सेंटर्ड मूविंग एवरेज, देखिए ये सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में इसका आंसर था, इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, लेकिन इन दोनों का आंसर बिल्कुल सेंटर में आया। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये 1986 के अगेंस्ट आएगा। अगली टर्म हमारे पास जो है वो 1987 के अगेंस्ट, नेक्स्ट टर्म 1988 के अगेंस्ट, नेक्स्ट टर्म 1989 के अगेंस्ट, उससे नेक्स्ट टर्म 1990 के अगेंस्ट, और उससे नेक्स्ट टर्म 1991 के अगेंस्ट। तो इस तरह से आप लोगों ने चेक करके ग्राफ ड्रॉ करना है कि 4 year सेंटर्ड मूविंग एवरेज का ग्राफ किस तरह से बनेगा। वैसे जनरली जब ग्राफिकल फाइंड आउट करने के लिए कहा होता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑड ईयर्स के लिए कहा होता है, लेकिन अगर कहीं आ जाए कि आप लोगों ने इवन ईयर्स के लिए भी फाइंड आउट करना है, तो इस तरह से आप लोग ये वैल्यूज देख लेनी है किसके अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पर तो बेटा लाइंस नहीं लगी हुई हैं, आपकी कॉपी में आंसर शीट में लाइंस लगी होती हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी ये वैल्यू किसके अगेंस्ट आई। ठीक है जी। So that's all from my side बेटा जी for this exercise। remaining question आप लोग इसके खुद ट्राई कर सकते हो, जैसे 10th क्वेश्चन के बाद सिमिलरली हमारे पास एक 14th क्वेश्चन भी है, उसमें भी 6 मंथली ईयर्स कहा हुआ है, यानी कि इवन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कहा हुआ है। यू कैन ट्राई विद द सेम मेथड। ठीक है, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी देन यू कैन डिस्कस विद मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।